ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सुनो भाई, आगे गोज लॉ पढ़ेंगे। अगर ये नहीं आया समझ में तो गोज लॉ भूल जाओ कि समझ में आएगा। उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पे भी फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक की बजाय मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहां पे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा रोल ये प्ले करने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ में। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलिए भाई ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो जानने से पहले फ्लक्स जान लेते हैं क्या होता है। सुनो भाई, अगर आपके घर में ये पाइप है, पानी का पाइप है, पानी की सप्लाई आई हुई है, गवर्नमेंट से पानी आता है, हर रोज सुबह 7 बजे पानी आता है, ठीक है। इसी तरह की पाइप आपके पड़ोसी के यहां लगी हुई है, ठीक है। सेम पाइप का टाइप है, लेकिन आपके यहां तो पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और पड़ोसी के घर पानी बिल्कुल कम आ रहा है, सेम टाइम पे सेम पाइप से। तो भैया वाटर फ्लक्स आपके यहां ज्यादा है, पड़ोसी के यहां कम है। वाटर फ्लक्स यानी कितना पानी पर सेकंड या कितना पानी लगातार पड़ोसी की पाइप से आ रहा था, वो फ्लक्स है वाटर का उस पड़ोसी की पाइप के थ्रू, और कितना आपके यहां पे आ रहा है वो फ्लक्स है आपकी पाइप के थ्रू वाटर का। इसी तरह दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। फ्लक्स का मतलब बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे तो आएंगे। अब सुनो, ये एक वायर है जो आपके घर में लगी है, कॉपर वायर है मान लिया, और ऐसी ही एक कॉपर वायर आपके पड़ोसी के यहां पे लगी है, सेम टाइप। लेकिन आपके यहां तो करंट आ रहा है 10 एम्पियर और पड़ोसी के यहां लाइट काफी डिम है और 2 एम्पियर ही करंट आ रहा है। तो बताओ करंट का फ्लक्स आपके यहां ज्यादा है या पड़ोसी के यहां ज्यादा है? आपके यहां ज्यादा है भाई। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर। एक नदी में पानी बह रहा है, ओके, इतनी ऊंचाई तक, और एक दूसरी नदी में पानी बह रहा है काफी कम ऊंचाई तक, यानी सिर्फ तलहटी में है थोड़ा सा पानी जो बह रहा है। तो पानी का फ्लक्स इस नदी में ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? सर इसमें ज्यादा है। हां प्यारे बच्चों, तो फ्लक्स का मतलब समझ में आया क्या? फ्लक्स का मतलब समझ में आया कि कोई क्वांटिटी कितनी ज्यादा अमाउंट में या कितनी कम में है वो उसका फ्लक्स है। और वो चीज क्या होनी चाहिए? पासिंग थ्रू होनी चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए। जैसे यहां पे पानी चल रहा था, यहां पे करंट चल रहा था वायर में, यहां पानी चल रहा था रिवर में प्यारे बच्चों। तो आई होप फ्लक्स का तो मतलब समझ में आ गया, ठीक है भाई। हां, अब सुनो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। अच्छा, तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, घबराना नहीं, सुनते जाना बस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है प्यारे बच्चों, ये लाइंस है, ठीक है भाई, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी बन गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पैरेलल है ये। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्यारे बच्चों। अब ये लाइंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है सर। तो यहां मैंने क्या किया? एक पेज रख दिया। क्या रख दिया? पेज, कॉपी का एक पेज ऐसे रख दिया इनके सामने। तो इसके अंदर से ये लाइंस निकलेंगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल निकलेंगी सर। तो ये लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से, ऐसे जाके ऐसे इस तरह से निकलेंगी, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल, यानी इसको क्रॉस करके निकल जाएंगी सर। हां, तो प्यारे बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या सर बताना? The number of electric field lines passing perpendicularly to a given surface is known as electric flux of that surface. तो प्यारे बच्चों, एक सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, वो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे रखा था, इसमें से ऐसे परपेंडिकुलरली आ रही हैं। बिल्कुल सर, कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5। तो इस सरफेस का फ्लक्स क्या पांचों परपेंडिकुलर है? बिल्कुल, तो इस सरफेस का फ्लक्स 5 है प्यारे बच्चों। फ्लक्स को इस फाई से शो करते हैं, किससे? फाई,
आई प्यारे बच्चों, फाई। ये ग्रीक लेटर है, जीरो बनाओ, उसको ऐसे काट दो, ये फाई है। क्लियर? ए ग्रीक लेटर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, यानी उस सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, वो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं दो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहां से दे सकता हूं। पहली क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। या फिर दूसरा, मैं इसी बात को यह भी तो बोल सकता हूं कि सरफेस के, क्या ये नॉर्मल की डायरेक्शन नहीं है प्यारे बच्चों? हां सर, इस सरफेस के इस पॉइंट में मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो ये रहा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करूं तो ये रहा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस एक सरफेस के नॉर्मल के अलोंग सरफेस में से पास हो रही हैं, जितनी नंबर ऑफ लाइंस एक सरफेस के नॉर्मल के अलोंग उस सरफेस में से पास हो रही हैं, वो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हाँ, सो आई कैन आल्सो से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मल टू अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल के अलोंग जितनी लाइंस पास होंगी, या तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोल दो, सरफेस के परपेंडिकुलर, या फिर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस बोल दो, दोनों बात एक ही है प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, वो एक बार देख लेते हैं। एक बात बताओ, यहां पे मैंने ये सरफेस बनाया, बिल्कुल बनाया सर, ठीक है। तो एक सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे देखना है। मैंने एक सरफेस बनाया यहां पे, ये बना दिया भैया, ठीक है, परपेंडिकुलर रखा है लाइंस के, और एक सरफेस बना दिया ये, ठीक है सर, एक बना दिया ये। तो बताओ मुझे फटाफट ये बताओ कि कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास हो रही हैं? 1 2 3 4 और 5, और इसमें से 1 2 3, सिर्फ 3 सर। अच्छा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस का डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया पे। हां, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए सरफेस का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस आपने रख दिया, तो प्यारे बच्चों जितना ज्यादा एरिया होगा ना सरफेस का, उतनी ही ज्यादा फ्लक्स होने के चांसेस हैं, है ना। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया को एस से भी डिनोट कर सकते हो या फिर कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो, मर्जी है प्यारे बच्चों आपकी। ज्यादातर बुक्स में एस से कर रखा है, इसीलिए मैं यहां पे सरफेस एरिया एस से डिनोट कर रहा हूं। एस मींस सरफेस एरिया। क्लियर? पहली बात। अब सुनो दूसरी बात। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, अब अगर यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डबल कर दूं, पहले अगर E थी अब मैं 2E कर दूं, तो जितने सरफेस में से 5 ही लाइंस पास हो रही थी, क्या अब उस सरफेस में से पहले से डबल यानी 10 लाइंस पास होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर। और जिसमें से 3 पास हो रही थी, क्या अब उसमें से 6 पास नहीं होने लगेंगी? बिल्कुल सर। हां, तो यानी प्यारे बच्चों फ्लक्स बढ़ नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल। यानी फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच सरफेस इज प्लेस्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस को आपने रखा है, कौन से सरफेस को? जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो। हां, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, फ्लक्स भी सरफेस के थ्रू उतना ही ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। यानी इस पे और इस पे फ्लक्स डिपेंड करता है। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? बिल्कुल ठीक है सर। अब एक बात और भैया, क्या? तीसरी बात, सोचो प्यारे बच्चों, ये 5 लाइंस ऐसे आ रही थी, ठीक है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, देख लो, तो 5 पास हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अब अगर मैं इस सरफेस को इन लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ना रख के किसी एंगल पे रख दूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, तो ये शायद साइड वाली लाइन निकल जाएगी बिना इसके थ्रू पास हुए।
ये बीच वाली तीनों तो निकलेगी अभी भी, लेकिन ये देखो 5 ऐसे आ रही है, मान लिया ऐसे थी 5, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ऐसे थी प्यारे बच्चों, ये सरफेस था, ये 5 लाइंस थी। आई होप आपको दोनों चीजें दिख रही होंगी। तो ये 5 लाइंस आई सरफेस के थ्रू, पांचों की पांचों ऐसे पास हो गई। क्या आपको कोई भी लाइन दिखी ना? पांचों घुस गई सरफेस में। अब उस साइड दिखेंगी जब ऐसे निकलेंगी, तो पांचों घुस गई। लेकिन अब मैंने सरफेस को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा। अब देखो ये 3 तो टकरा गई, ये वाली निकल गई ना सीधी बिना टकराए। हाँ, यानी फ्लक्स कम हो गया ना? बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो फ्लक्स इस पे भी डिपेंड करता है कि आने वाले लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है या नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फ्लक्स कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या एंगल हो, यानी एंगल पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको यही बात समझाऊंगा। सुनो, ये बात समझ में आई? अगर नहीं भी आई तो नो प्रॉब्लम। ये दोनों आई ना? बिल्कुल आई सर। तो सुनो, आप सुनते जाना ध्यान से। देखो भैया, मैंने क्या किया, यहां पे एक सरफेस ले लिया, ठीक है? हाँ, ये सरफेस था अपना। ओके सर, इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई अगर ऐसे, तो वो बिल्कुल निकल गई प्यारे बच्चों इसके अंदर से, नो प्रॉब्लम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी तो फ्लक्स बनाएगी, यानी यहां पे फ्लक्स 1 है। यहां पे फ्लक्स कितना है? 1। अब सोचो, इस पॉइंट पे नॉर्मल भी तो इसी तरफ था, बिल्कुल था प्यारे बच्चों। हाँ, तो ये अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही थी ये लाइन कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सोचो, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना आके कुछ इस तरह से आए प्यारे बच्चों और इस तरह से पास हो, तो क्या अब फ्लक्स 0 है? सर लाइन पास तो हो रही है सरफेस में से, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो सर 0 हो गया ना प्यारे बच्चों ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका वो कंपोनेंट फ्लक्स मान लो जो नॉर्मल के अलोंग है। हां, तो ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे अगर गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ ई कोस थीटा कंपोनेंट होगा, बिल्कुल, और इस तरफ ई साइन थीटा होगा। हां, तो ये वाला कंपोनेंट तो गया पेज के बिल्कुल अलोंग, यानी बिल्कुल भी पेज में से पास नहीं हो रहा ये तो, और ये वाला पेज के परपेंडिकुलर गया प्यारे बच्चों। ओवरऑल फील्ड ऐसे थी, इसका कुछ कंपोनेंट परपेंडिकुलर गया, उसी को हम फ्लक्स मान लेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां पे जो एरिया था उसके थ्रू ई कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है, ये वाले किसी काम की नहीं है, तो ये हम फ्लक्स में मानेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस also depends between the angle at which the lines are passing through the surface. Clear? सरफेस के थ्रू किस एंगल से लाइंस पास हो रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सुनो, तो मैं अब तक क्या लिख सकता था कि फाई डिपेंड करता है ई पे और एस पे। हां, तो मैं इनका मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चों फ्लक्स लिख सकता हूं। ओके, लेकिन अब मुझे पता चला थीटा पे भी डिपेंड करता है, तो ई की बजाय ई कोस थीटा लेना बेटर रहेगा, और एस तो है ही ऐसे का ऐसा, सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई एस कोस थीटा, ई एस कोस थीटा, और कोस थीटा को हटाऊंगा प्यारे बच्चों तो ई डॉट एस आ जाएगा, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, यानी फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिखेंगे प्यारे बच्चों सभी? क्लियर है? क्लियर? तो हमें अब तक क्या समझ में आया था? एंगल वाला कंसेप्ट पढ़ने से पहले यह समझ में आया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हां, फ्लक्स इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। और फिर हमें पता चला कि ये तो एंगल पे भी डिपेंड करती है। फाई आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल, आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल between electric field and normal, okay, and normal to the surface। इन दोनों के बीच एंगल है ये, सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में नहीं है, सरफेस के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल है ये। हैंस अब ये ओके, हैंस फाई विल बी इक्वल टू ई कोस थीटा इंटू एस
Okay, so we can write phi equal to E S cos theta. Removing cos theta, we can write E dot S. And we know that dot product of two vector quantities always gives us a scalar quantity. Hence, flux is a scalar quantity. Flux की कोई डायरेक्शन नहीं होती प्यारे बच्चों, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एरिया की. ये एरिया वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर लिखा है इसके ऊपर. क्या फ्लक्स का ताम झाम समझ में आया प्यारे बच्चों? कितना आसान था, मुश्किल था क्या? क्वाइट क्लियर. अब कुछ इलिस्ट्रेशंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स इसके करेंगे और ये बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा. उससे पहले दो चीजें और बता दूं. क्या क्या? यूनिट्स वगैरह प्यारे बच्चों. देखो भैया, फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा. कोस थीटा मैक्सिमम होता है +1 और वो होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, है ना? हाँ, तो सॉरी, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल 0 होगी, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा. हाँ, पता ही है. क्लियर. अब बच्चे गलती कर देते हैं. क्या? वो बोलते हैं कि सर डेफिनेशन में बोला था परपेंडिकुलर होना चाहिए. अरे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है. ओके, और जब सरफेस के परपेंडिकुलर होगी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तभी तो नॉर्मल के अलोंग होगी, क्योंकि नॉर्मल भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यार. और ये थीटा याद रखना किस किस के बीच है? नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच है. सरफेस का कोई लेना देना नहीं है इससे. याद रहेगा. तो अगर वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल सरफेस के साथ दे दे कि सरफेस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉर्मल के साथ वाले लेनी है आपको. नॉर्मल ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ तो 30 डिग्री बनाएगी ना. यहां पे थीटा कौन सा लेना है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल. याद रखना है. न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा, तब इसको फिर से बताऊंगा एक बार, तो टेंशन मत लेना. फिर भी यही समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है. So flux is maximum when angle between the electric field lines and the surface, normal to the surface. Angle between the electric field lines and normal to the surface is 0 degree, then the flux will be maximum. Simple प्यारे बच्चों. And when this angle will be 90 degree, flux will be minimum, that is 0. वैसे नेगेटिव भी होता है फ्लक्स. अब थीटा अगर 90 से ज्यादा है, इस फार्मूले के हिसाब से देखो, अगर थीटा 90 से ज्यादा हुआ, कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा. सो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. फ्लक्स विल बी 0 इफ थीटा इज 90 डिग्री एंड फ्लक्स विल बी नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. क्लियर प्यारे बच्चों? 90 और 180 के बीच या 180 भी होगा तो भी फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा. याद रहेगा. अब कुछ इलिस्ट्रेशंस देखते हैं. अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं. यूनिट लिख लो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. आप बताइए मुझे क्या होती है, बताओ फटाफट. फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट एस. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब. ये तो क्या है? एरिया है भैया, एरिया की मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. क्लियर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. अब दूसरी बात, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दो. न्यूटन यानी फोर्स है mlt-2, मीटर स्क्वायर यानी L2 प्यारे बच्चों, और कूलम्ब चार्ज है ना, ये तो करंट इंटू टाइम AT प्यारे बच्चों. तो यहां पे क्या लिख देंगे? यहां से आया अपने पास, फटाफट अपने आप साफ साफ लिखना है, m1 L2 है बस. अच्छा भाई, T कितना है? T -2. यहां पे ये ऊपर जाएगा -1 तो -3 हो जाएगा. L3 है प्यारे बच्चों, एक L ये रहा, 2 ये रहा, तो 3 हो जाएगा. और A ऊपर जाएगा तो -1. ठीक है. और T ऊपर था नहीं, सिर्फ नीचे है, तो ऊपर जाके T, तो ये -2 था, ऊपर गया -3, ये हो गया ml3 T -3 A -1. सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे. यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फ्लक्स और स्केलर क्वांटिटी है, ये हम पढ़ चुके हैं. पूरा निचोड़ आ गया इसका, पूरा निचोड़. अब फ्लक्स के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना, बस कुछ इलिस्ट्रेशंस के थ्रू क्लियर कर दूं कैसे फ्लक्स निकालते हैं. चलो